सो तो हम लोग आ गए वापस से अपने ब्लैंक स्लाइड में, और ब्लैंक स्लाइड में हम लोग करेंगे जादू। जादू कैसे? तो हम लोग करेंगे पहला आपका यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस। यूरिन आपका कैसे बनता है, यूरिन फॉर्मेशन को क्या भी कहते हैं, यूरिन फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं यूरोपोइसिस। यूरोपोइसिस, यूरोपोइसिस। ओके, तो यूरिन फॉर्मेशन में हमारा मेनली 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। कितने प्रोसेस इन्वॉल्व होता है बच्चों? 3 प्रोसेस। पहला आपका ग्लोमेरुलर, यानी कि ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्ट्रेशन। ठीक है, ग्लोमेरुलर मेरा क्या कर रहा है? फिल्ट्रेशन कर रहा है। दूसरा क्या होगा? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ट्यूब्यूल्स मेरे रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी कि जो दे दिए थे उसने कुछ हद से ज्यादा ही प्यार दे दिया, तो इसने बोला चलो वापस करो, वापस करो जी। रीएब्जॉर्प्शन। ओके, रीएब्जॉर्प्शन से खींच लिया। ठीक है, अब थर्ड में फिर बोला अरे हद से ज्यादा खींच लिया मैंने, तो कुछ चीजें तो इसे भी देनी चाहिए, तो ये क्या बोलेंगे? अरे ले बेटा तू, सेक्रेशन भी कर दिया मैंने कुछ कुछ का। ठीक है, सेक्रेशन भी कर दिया। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे चल रहा होगा, इसका साइट क्या होगा? इसका साइट होगा आपका ग्लोमेरुलस, और ये ग्लोमेरुलस में होगा, ये तो जान गए। लेकिन ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, मतलब कि फिल्ट्रेशन के लिए कौन सा छन्नी यूज किया जा रहा है? जनता पूछ रही है कि कौन सा छन्नी यूज किया जी आपने, हमें भी बताइए। तो छन्नी में मैंने 3 लेयर लगाए। कितने लेयर लगाए? 3 लेयर लगाए। पहला लेयर मैंने लगाया आपका ग्लोमेरुलस के तरफ वाला लेयर। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे, अच्छा ये ग्लोमेरुलस जो होता है, जब हम लोग टिश्यूज पढ़ रहे थे कभी, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि बे, यानी कि BAE, यानी कि बोमेन्स कैप्सूल में आपका स्क्वामस एपिथेलियम मिलता है, साथ में और एल्वेओलाई के लाइन में मिलता है स्क्वामस एपिथेलियम, और ये ई यानी कि एंडोथेलियम में मिलता है। अब ये जो आपका बोमेन का ग्लोमेरुलर का एंडोथेलियम है, वहां पर भी आपका स्क्वामस एपिथेलियम यानी कि पतला वाला टिश्यू मिलेगा। ठीक है, पतला वाला टिश्यू के बीच बीच में आपका कुछ छेद होते हैं। उसी छेद से आपका, जैसे कि छननी होती है ना, चाय छानते हैं, तो उस छन्नी में भी कुछ छेद होता है। उस छेद में से यहाँ से आपका जो ब्लड जा रहा होता है, आफरेंट आर्ट्रियोल, जो आर्ट्रियोल आपका लेकर के आ रहा होता है, उस ब्लड से यहाँ से पार होता है। ठीक है, यूरिन हो गया एंड ऑल। तो ये जो क्रॉस होता है, इस जो पोर्स को जो आपका ग्लोमेरुलस के पास प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं हम लोग फेनेस्ट्रा। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसे लिखो फेनेस्ट्रा। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट कोई नहीं, ये आपका बहुत ही ज्यादा जैसे कि नीट वाले लेवल का हो गया ये सब चीजें। ठीक है, बट कोई नहीं, हम जानते हैं तो हम कोई भी एग्जाम पास कर लेंगे, और जानने में क्या ही हर्ज है ना? क्या ही हर्ज है, सब लिख लेते हैं। अभी पढ़ा, और मेरा मान लीजिए क्लास 7 में आप लोग पढ़ रहे हैं, आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन सब में ये काम आएगा जी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये पहला लेयर तो हो गया, कहाँ आपका? ये आपका हो गया पहला लेयर आपका ग्लोमेरुलर की तरफ से। अब इधर से बोमेन्स कैप्सूल ले रहा है इसे। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल जो कटोरी की तरह इसे पकड़े हुए था, उसका भी लेयर है। अब उस लेयर में भी आपका कुछ छिद्र है। ठीक है, वहां के छिद्र को क्या बोलेंगे? तो ये रहा आपका बोमेन्स कैप्सूल का स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ जो आपका छिद्र है उसे बोलेंगे हम लोग पोडोसाइट्स। अभी एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? पोडोसाइट्स, PODO साइट्स। ओके, लिखते जाइए। और इन दोनों के बीच में बोला कि भाई तुम लोग छान तो रहे हो, मुझे बीच में भी रख लो। बीच में जो रहता है, दैट विल बी योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, दैट विल बी योर बेसमेंट मेम्ब्रेन। बीच में जो लेयर रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कुछ नहीं करता है, बट ये होल्ड करके रखता है। ठीक है, दोनों को होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब आते हैं, ये 3 लेयर हो गए, A, B एंड दिस इज योर C। कौन कौन से फिर से बोलिए? तो आपका एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा आपका एंडोथेलियम ऑफ योर बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, ये तीनों मेम्ब्रेन से आपका पार हो रहा है ब्लड, यूरिन। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो, फिर से दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, कि ये जो आपका फिल्ट्रेशन हो रहा है, ये आखिर हो कैसे रहा है? जैसे कि अगर हम लोग चाय छानते हैं, तो हम लोग पोर डाउन करते हैं उसमें ना, छननी में हम लोगों ने गिराया, तो यहाँ पर से छन छन के नीचे आया। अब ये यहाँ पे कौन गिरा रहा भाई? तो यहाँ पे गिरा रहा है आपका
अफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। अफरेंट आर्ट्रियोल का जो आपका ब्लड फ्लो चलता है, यानी कि ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो ही आपका यहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम करता है। ग्लोमेरुलर का ब्लड फ्लो ही यहाँ पे क्या करता है, सॉरी अगर इसको बोले हम लोग ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो का प्रेशर बोलिए, प्रेशर। अब ये प्रेशर बन कैसे रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रेशर आपका बनता है कि जैसे कि ग्लोमेरुलस में आपका अफरेंट आर्ट्रियोल आता है, ठीक है। अफरेंट आर्ट्रियोल आता है, यहाँ ग्लोमेरुलर बनाया और इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पे चला जाता है। तो हमने जब गौर से देखा कि भाई यहाँ पे प्रेशर व्रेशर कहाँ बन रहा है, तो हमें पता चलता है कि ये जो ले करके आ रहा था अफरेंट आर्ट्रियोल, इसका डायमीटर तो आपका बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है। ये आपका अफरेंट आर्ट्रियोल जो निकला इसका डायमीटर बड़ा है, और ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल इसका डायमीटर आपका कम है, ठीक है। तो ये होता ये है कि जैसे कि बड़ा सा गेट है, ट्रेन हम लोग चढ़ते हैं तो बड़े से आदमी एकदम ह्यूज पूरा भगदड़ में, भगदड़ कैसे मच जाता है, क्योंकि जो मॉब होता है, जो आदमी का भीड़ होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन जो ट्रेन का गेट होता है वो बहुत ही छोटा होता है। मतलब कि जाना तो यहीं से इफरेंट आर्ट्रियोल से जाना है, लेकिन इसका गेट है छोटा, तो छोटा होने की वजह से क्या होता है, वहां भगदड़ मच जाता है, कोई घुस पाता है ट्रेन में, कोई नहीं घुस पाता है, कोई गिर जाता है। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी होता है, और यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, जिसके वजह से ब्लड का यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, यानी कि जो यहाँ पे चढ़ नहीं सका वो इफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा बाहर चला गया। और ये इतना फोर्सिबली होता है, इतना फोर्सिबली होता है कि हमने देखा था कि प्लाज्मा से आपका सारा सब्सटेंसेस घुस करके इधर पार हो जाता है, एक्सेप्ट योर प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स को छोड़ करके। और इसीलिए हम जो यहाँ पे ब्लड आपका फिल्ट्रेट जो बना यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा भी कहते हैं, ठीक है। डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऐसा प्लाज्मा है जो बिल्कुल प्लाज्मा जैसे है, बिल्कुल प्लाज्मा जैसे, बिल्कुल प्लाज्मा जैसे कैसे, तो यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, सोडियम होगा, पोटाशियम होगा, क्लोराइड आयंस होंगे, फिर आपका होगा इसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होंगे, अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, ए लिख देती हूँ, अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। एक्सेप्ट इसमें क्या नहीं होगा, एक्सेप्ट इसमें आपका प्रोटीन्स का मात्रा नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन का साइज है बड़े बड़े, और वो बोलते हैं हम तो ढीठ है, हम नहीं जाएंगे इधर, ठीक है। दैट इज इट। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखे थे क्या कि यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा था, ठीक है, वो किसके फ्लो से आ रहा था, प्रेशर बनने के वजह से। अब हम लोग देखे कि भाई मेनली तुम तो ये मोटा मोटी बोल दिए कि प्रेशर बन रहा है, आखिर में प्रेशर था क्या, हमको ये समझ में नहीं आया। तो यहाँ पे जो आपका फिल्ट्रेशन प्रेशर जो बनता है, ठीक है, वो आपका दो प्रेशर के वजह से बनता है। एक तो आपका एक प्रेशर वो हो गया जो इसे सपोर्ट कर रहा है कि हाँ भाई तू फिल्ट्रेशन में जा, तू पार्ट कर और अपनी जी ले जिंदगी। और ये फिल्ट्रेशन में जो बोल रहा है कि हाँ ले फिल्ट्रेशन ले, ये कौन कर रहा है, ये कर रहा है आपका GHP, दैट इज योर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक, ओके मेरा हैंडराइटिंग का तो बैंड बज गया जी, फिर से लिख दो जी। अब देखें, अभी लिखती हूँ, ये रहा आपका प्रेशर। प्रेशर आपके दो टाइप के, प्रेशर आपके जो सपोर्ट करे, सपोर्ट करना वाला प्रेशर GHP, दैट इज योर ग्लोमेरुलर, दैट इज योर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक, ओके, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर का पी लिख दो ना, ये चलेगा ना, हाँ ठीक है। तो इसका वैल्यू जब नापा तो पता चला ये कितना, 60 मर्क्यूरिक ऑफ Hg प्रेशर, मर्क्यूरिक प्रेशर बोलो तो mm में मर्क्यूरिक प्रेशर, ओके 60 mm Hg होता है। ये बोलता है हाँ भाई तू आजा ब्लड मेरे, मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, मैं तुम्हें फिल्ट्रेट बना दूंगा, ठीक है, ये से सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे आते हैं दो दुश्मन प्रेशर, इसमें पहला दुश्मन आता है CHP, दैट इज योर कैप्सुलर
कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कैप्सूल कहाँ से है? तो यस, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल जो है वो क्या बोलता है, भाई अभी मेरे पास तो यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे क्या भरा पड़ा है, मतलब कि पहले का ही भरा पड़ा जो मेरे पास मर मसाला है यानी कि फिल्ट्रेट भरा हुआ है, तभी तो ऊपर से और क्यों लेके आ रहा है ये? आफरेंट आर्टेरियोल को बोलेगा भाई, या फिर ग्लोमेरुलस को बोलेगा ना 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 मता, तू मता, मेरे पास अभी है, ऑलरेडी है। तो ये अपोज करता है, ये बोलता है कि ना तू ना। तो ये हो गया आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और इसका वैल्यू आपका बराबर होता है 30 मर्क्यूरिक प्रेशर, सॉरी 30 mm ऑफ Hg प्रेशर, 30 mm ऑफ Hg प्रेशर इसे कहते हैं। और फिर वही दूसरा जो आपका दुश्मन वाला प्रेशर हो गया वो हो गया आपका क्या हो गया, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज योर BCOP, BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये अब किस बला का नाम है? तो BCOP आपका मेंटेन करता है। जब मैंने बॉडी फ्लूइड्स पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाया था कि ये आपका मेंटेन कौन करता है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो है, एल्ब्यूमिन आपका प्लाज्मा प्रोटीन हो गया, ठीक है। ये एल्ब्यूमिन बोलता है भाई मेरे पास क्या है, मुझे मेंटेन क्या करना है, ब्लड का कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि साल्ट और वाटर कंसंट्रेशन मेंटेन करना। लेकिन ये क्या, ये सारे के सारे पानी और साल्ट तो सारे यूरिन बने जा रहे हैं और सारे के सारे फिल्ट्रेशन के अंदर जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, मैं सारे के सारे पानी और सॉल्ट सबको को जकड़े हुए रहूंगा, मैं कहीं जाने ही नहीं दूंगा। तो तुम कैसे करोगे फिल्ट्रेशन? ये ऐसा बोलता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो ये एल्ब्यूमिन BCOP को मेंटेन करने के लिए पानी और सॉल्ट को छोड़ना ही नहीं चाहता, और इसीलिए ये क्या होगा, एक अपोजिंग प्रेशर की तरह एक्ट करता है, अपोजिंग प्रेशर की तरह एक्ट करता है। और इसका जो वैल्यू है ये है आपका 20 mm Hg, दैट इज 20 mm ऑफ Hg प्रेशर, ऑफ Hg प्रेशर, ठीक है, 20 mm Hg। तो हमने क्या देखा कि आपका एक जो सपोर्ट करने वाला प्रेशर है वो हो गया आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और दो अपोजिंग फोर्सेस हो गए यानी प्रेशर हो गया, वो हो गया कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड योर ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP, BCOP, ठीक है। अब देखिए जो नेट आपका फिल्ट्रेशन प्रेशर बना, या फिर बोलिए तो नेट आपका, या फिर बोलिए तो आपका इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर बना, वो कितना आया, वो आया GHP में माइनस CHP प्लस योर BCOP, BCOP। तो कितना होगा, दिस विल बी योर 60 माइनस CHP इज योर 30 प्लस योर 20, दैट इज 10 mm ऑफ Hg प्रेशर। और इसका वैल्यू आपका पॉजिटिव में आता है, तो ये सपोर्ट करने वाला प्रेशर ही आपका इकलौता प्रेशर, मतलब जो नेट आपका फिल्ट्रेशन प्रेशर बनाता है वो आपका 10 mm ऑफ Hg पड़ता है। और ये इतना काफी आपका फिल्ट्रेशन को, मतलब यूरिन को फिल्ट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि यार फिल्ट्रेशन प्रेशर भी हमने देख लिया, फिर फिल्ट्रेशन का हमने मेम्ब्रेन भी देख लिया कि कैसे होता है। अब ये बताइए कि जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसमें आखिर फिल्ट्रेशन में हो क्या रहा है, मतलब फिल्ट्रेशन किसका हो रहा है और कितना अमाउंट में हो रहा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे कि फिल्ट्रेशन आपका रेनल ब्लड का हो रहा है। रेनल वर्ड जब भी आता है, रेनल मतलब कि आपका किडनी से रिलेटेड होता है, किडनी से रिलेटेड, ठीक है। तो किडनी से रिलेटेड यानी कि किडनी में जितना ब्लड फ्लो हो रहा है उतना ही ब्लड का ना फिल्ट्रेशन होगा, यानी कि रेनल ब्लड फ्लो, रेनल ब्लड फ्लो का वैल्यू कितना है ये हमें बताइए, यानी कि किडनी पर से कितना ब्लड आ रहा है और कितना फिल्ट्रेशन होकर के जा रहा है। तो इसका वैल्यू होता है 1/5 ऑफ योर कार्डियक आउटपुट, यानी कि हार्ट जितना आपका आउटपुट निकाल रहा था, एक हार्ट आपका 1 मिनट में जितना ब्लड आपका एक वेंट्रिकल आपका 1 मिनट में जितना ब्लड वहां से निकाल रहा था बाहर, वही आपका कार्डियक आउटपुट था। तो उस कार्डियक आउटपुट का 1/5 पार्ट आपका क्या कहलाता है, रेनल ब्लड फ्लो, यानी कि किडनी पर से उतना ही ब्लड यहाँ पे फ्लो करता है
पर मिनट। तो 1/5 ये आपका कार्डियक आउटपुट का वैल्यू क्या था? कार्डियक आउटपुट का वैल्यू था 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर, यानी कि योर इक्वल्स टू, इसे हम बोलेंगे 1/5 इंटू 5000 ml। ओके, ये हमें अप्रोक्सीमेटली हमने क्या ले लिया? 1100 to 1200 ml। 1100 to 1200 ml। तो ये हो गया आपका क्या? रेनल ब्लड फ्लो, रेनल ब्लड फ्लो, रेनल ब्लड फ्लो। ओके ओके, तो हमने अभी 3 चीजें पढ़ी कि रेनल ब्लड फ्लो में क्या होता है। रेनल ब्लड फ्लो का वैल्यू कितना होता है? रेनल ब्लड वैल्यू होता है आपका 1100 to 1200 ml। अब हम लोग आते हैं इस चीज पे कि यार हमने ब्लड फ्लो तो करवा लिया, हमने ब्लड फ्लो करवा लिया, वो आया, मेम्ब्रेन भी क्रॉस करवा लिया, मेम्ब्रेन में हमने ये भी देखा कि किसके वजह से वहां फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब बात यह है कि फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो फिल्ट्रेशन होने के बाद वो बन क्या रहा है? फिल्ट्रेशन होने के बाद ऑफ कोर्स वो फिल्ट्रेट ही बनेगा, और उस फिल्ट्रेट को हम लोग कहते हैं GFR, दैट इज और की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर filtration rate. If I am writing with my hand, then why you couldn't? Please लिखते जाइए आप लोग भी, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो गया, यानी कि 1 मिनट में आपका कितना ब्लड एक हेल्दी इंडिविजुअल में पर किडनी के द्वारा फिल्टर किया जा रहा है, कितना फिल्ट्रेट एक किडनी आपका बना रहा है। GFR यानी कि एक किडनी आपका 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट, हाउ मच फिल्ट्रेट बना रहा है, कितना फिल्ट्रेट निकल रहा है। यानी कि अगर मेरा किडनी काम कर रहा है तो 1 मिनट में कितना काम कर रहा है, कितना चीज बना रहा है। यानी कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, घर में कोई रोटी बना रहा है तो हम बोलेंगे 1 मिनट में मेरी जो एक बेटी है वो कितना रोटी बनाती है। तो ये हो गया इसका खासियत कि कितना फिल्ट्रेट बना है। तो कितना फिल्ट्रेट बनाता है, तो आपका GFR उसी को कहते हैं, दैट इज की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वो आपका 1 मिनट में एक किडनी बनाता है 125 ml, 125 ml पर मिनट। और अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में हम 10 रोटी बनाए, 20 रोटी बनाए, 30 रोटी बनाए, वैसे ही एक किडनी आपका एक दिन में 180 लीटर बनाता है पर डे, पर डे। अब एक सवाल ये होता है कि अगर इतना ब्लड आपका किडनी के द्वारा पास हो रहा है, रेनल ब्लड फ्लो आपका अगर इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा फिल्ट्रेट बन रहा है, तो 180 लीटर कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कि 2 ड्रम यू आर गोइंग टू यूरिनेट इन अ डे, मतलब कि 1 घंटा में हम लोग पूरा बाथरूम का टंकी भर देंगे एक दिन में। कुछ सोचो भाया, एक दिन में पूरा बाथरूम का टंकी फुल, गजब हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 180 लीटर हम लोग यूरिनेट नहीं करते दिन भर, कौन बाथरूम में बैठता है जी। हम लोग क्या करते हैं, इसमें से 99% हम लोग वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि अभी एनसीईआरटी जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे साफ साफ देख रहे थे, ठीक है, 99% आपका रीएब्जॉर्प्शन के द्वारा खींच लिया जाता है। क्योंकि ये क्या हो गया, ये तो वही बात है, हद से ज्यादा प्यार होगा इसको, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन आपका कौन करता है? आपका रेनल टिब्यूल करता है। टिब्यूल्स का क्या क्या पार्ट होता है? तो आपका पास वाला PCT, देन आफ्टर आपका होगा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, देन आफ्टर आपका DCT हो गया, ठीक है। ये सब आपका क्या काम करते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। अब ये जो रीएब्जॉर्प्शन की बात ये लोग कर रहे हैं, रीएब्जॉर्प्शन आपका सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। सेलेक्टिव यानी कि कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं, जिसको जो मन कर रहा है एब्जॉर्ब करने का वो वही चूस रहा है। यानी कि जो PCT है यहाँ पे आपका होता है वाटर का सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन। ये बोलेगा मैं तो बस पानी ही पानी ले लूंगा, क्योंकि फिल्ट्रेट में हद से ज्यादा पानी ही आ गया है, तो सारा का सारा पानी ये बोला चल वापस आ, कम ऑन 70 से। और फिर यहाँ पे 70 to 80% आपका इलेक्ट्रोलाइट्स भी यहीं पे आपका रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, उसके बाद फिर ये जो आपका ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हो गया। तो डिसेंडिंग में आपका होता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, और इसमें होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है।
वहीं डीसीटी की बात करें तो डीसीटी में आपका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन चलता है। डीसीटी में आपका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन चलता है, मतलब कि सॉरी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन बोलिए, कंडीशन यानी कि कंडीशन लगा देगा। अगर आपका सोडियम कम है तो ये जाकर के सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेगा, और अगर आपका पानी कम है तो आपका ये पानी का करेगा, यानी कि कंडीशन को देख करके, सिचुएशन को देख करके इसमें करता है। और वैसे ही आपका जो कलेक्टिंग ट्यूब होता है वो वाला पार्ट भी आपका कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि कंडीशन कैसा है, हालात कैसे है, उसे देख करके हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इसे थोड़ा और डिटेल में देखें तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो आपका रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो आपका दो तरीके से होता है। चाहे तो एक्टिवली होगा, यानी कि पैसा दे करके लो। अगर फिल्ट्रेट में आपका ग्लूकोज चला गया है तो ये तो भाव वाला चीज है भाई, ग्लूकोज बोल रहा है, हम तो बड़े भाव की चीज है, हम तुमको एनर्जी देते हैं, हमको भी एनर्जी दो तबे ना हम जाएंगे। तो ये बोलेगा कि हाँ ठीक है लो तुम पैसा, हम तुमको एक्टिवली एब्जॉर्ब करेंगे। तो ग्लूकोज एक्टिवली, फिर वैसे ही अमीनो एसिड भी भाव में रहता है, अमीनो एसिड भी बोलेगा हाँ चलो हमको एनर्जी दो तबे आएंगे। वैसे ही हम लोग नमक खाएं, वहां का सोडियम, ठीक है, वहां का क्लोरीन, ठीक है, सब बोलेगा हमको एक्टिवली रीअब्जॉर्ब करो। ठीक है, तो एक्टिवली होगा। और वैसे ही जो आपका ओके जो आपका क्या बोले नाइट्रोजनस N2 वेस्ट हो गए, नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये लोग बोलेगा भाई हमें तो तुम बस रीअब्जॉर्ब कर लो, चाहे कैसे भी कर लो। और फिर साथ में आपका पानी, पानी भी बहुत है तो पानी भी बोलेगा कि हमें पैसिवली ही रीअब्जॉर्ब कर लो, जरूरत नहीं है हम लोग को पैसा लेने का। अब देखिए ये बोला ठीक है, पैसिवली ये लोग एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन कोई भाव इतना है ही नहीं। अब देखिए क्या होता है ना कि यहाँ जो फिल्ट्रेट हो गया ये एब्जॉर्ब हो गया, लेकिन वहां पे फिल्ट्रेट में वापस से ये लोग देखता है कि वहां पे आपका आयोनिक बैलेंस कुछ कम हो रहा है, कुछ आपका एसिड बेस का कंसंट्रेशन पे वहां पे मेंटेन नहीं हो पाया है। तो उसके लिए ये लोग क्या करता है कि वापस से क्या करता है, वापस से आपका सेक्रेशन का प्रोसेस चालू होता है, सेक्रेशन का प्रोसेस। तो थर्ड स्टेप आपका हो गया सेक्रेशन। पहला स्टेप क्या था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करेगा। दूसरा स्टेप हुआ रीएब्जॉर्प्शन का, जो कि आपका टिब्यूल्स कर देते हैं। और तीसरा ये आपका क्या होगा, तीसरा प्रोसेस आपका सेक्रेशन का। सेक्रेशन किसका किसका होता है, तो बेसिकली आपका सेक्रेशन होता है H+ आयंस का, H+ आयन का, पोटेशियम आयंस का, और फिर आपका अमोनिया का। ठीक है, अमोनिया का NH3। ठीक है, ये लोग का सेक्रेशन किया जाता है। और क्यों किया जाता है, टू मेंटेन योर आयनिक या फिर एसिड या फिर बेस बैलेंस इन द फिल्ट्रेट। तो इतनी ही कहानी थी आपकी यूरोपोइसिस की, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन की। तो हम फिर से बताते हैं, यूरिन फॉर्मेशन आपका 3 स्टेप का हुआ, यूरिन फॉर्मेशन आपका 3 स्टेप का हुआ। ठीक है, कौन कौन सा स्टेप था, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, देन आफ्टर होगा आपका रीअब्जॉर्प्शन का, उसके बाद फिर सेक्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हम लोग देखें कि ये किसके वजह से हो रहा है, तो आपका होता है ये ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो प्रेशर के वजह से। प्रेशर दो तरीके का, एक जो सपोर्ट करे और दूसरा जो इसको बोले कि ना 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 तू रुक जा। जो सपोर्ट करे वो क्या होगा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर GHP, और जो अपोज करे वो हो गया आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और फिर साथ में आपका क्या, BCOP, दैट इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर का बाप कौन, दैट इज योर एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बोले हम पानी जाने नहीं देंगे, हम साल्ट जाने नहीं देंगे। ठीक है, और वही CHP कैप्सुलर, जो बोले अरे मेरे पास तो बहुत है अभी फिल्ट्रेट, तुम मत आओ, ये भी इसको अपोज करे। इसका वैल्यू 30 mm ऑफ Hg प्रेशर था, इसका वैल्यू आपका कितना था, 10 mm ऑफ Hg प्रेशर था, 10 mm ऑफ Hg प्रेशर था। ठीक है, GHP का वैल्यू आपका 60 mm Hg प्रेशर था। ठीक है, ये सारा आपका घटा घटा के क्या होगा, घटा जोड़ करके आपका ये आपका +10 mm Hg में आता है। और इतना ही प्रेशर आपका काफी होता है, किस लिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैरी करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि ग्लोमेरुलर का जब फिल्ट्रेशन हो रहा था तो ये फिल्ट्रेशन कौन करवाया जी, छननी कहाँ से आया, तो छननी आपका बन जाता है क्या, छन्नी आपका बन जाता है उधर पहला मेम्ब्रेन, तो ग्लोमेरुलर का फेनेस्ट्रा,
वहां का एंडोथेलियम, ग्लोमेरुलर का एंडोथेलियम जिसे हम लोग फेनेस्ट्रा कहते हैं, बीच का आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन बन गया, और थर्ड में आपका बन गया कि बोमेंस कैप्सूल का पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स ये तीनों आपका मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं एंड ऑल यहाँ से आपका फिल्ट्रेशन हो जाता है। अब फिल्ट्रेशन हुआ, अब फिल्ट्रेशन में हमने बोला कि भाई फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन जीएफ हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, तो वहां पे कितना ब्लड का ये फिल्ट्रेशन हुआ, तो हमने बोला कि रेनल ब्लड फ्लो काउंट करो तुम। चलो चलो चलो, कितना होगा, तो ये आपका हो गया 1/5 ऑफ योर कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट जो कि आपका इक्वली आया 1100 टू 1200 ml, 1200 ml पर मिनट। ओके, इतना आया। इसे हम लोगों ने क्या कहा, रेनल ब्लड फ्लो। ठीक है, ये भी देख लिया हमने। और रेनल ब्लड फ्लो, ये जो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, इसके बाद आपका बन के आया क्या निकल करके, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को हमने कहा GFR, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। रेट कितना हुआ, रेट हुआ आपका मतलब कि एक किडनी ने 1 मिनट में कितनी रोटियां बनाई जी, हमने बोला कि 125 ml बनाई, 125 ml पर मिनट बनाई, यानी कि एक दिन में बनाई 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। ठीक है, और क्योंकि इतना ज्यादा ये निकाले जा रहा है तो हमने बोला कि ना ना ना, इतना ज्यादा हम निकाले ना देंगे, तो इसलिए क्या हो गया, सेकेंड स्टेप यहां से शुरू हो गया, दैट इज की रीएब्जॉर्प्शन का स्टेप, ओके। तो हम लोग रीएब्जॉर्प्शन में देखेंगे कि रीएब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, रीएब्जॉर्प्शन आपके टिब्यूल्स करते हैं, रिनल टिब्यूल्स करते हैं। ठीक है, रेनल टिब्यूल्स में आपका पहला पार्ट क्या आता है, पास वाला पार्ट, दैट इज योर PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूशन टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये क्या किया, इसने सारे के सारे पानी ले लिया, आजा बेटा आजा तू, और 70 से 80% आपका इलेक्ट्रोलाइट्स भी ये खींच खींच करके ले आता, आजा आजा तू आजा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो जी, इतना पानी ले लेके कहाँ जा रहे हो, आजा तू आजा। तो PCT के बाद आ गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसने बोला कि मैं क्या करूंगा, मैं सारे के सारे आपके पानी ले लूंगा। ये भी पानी लेने में जुटा रहता है, पानी ले लिया, आजा आजा। उसके बाद फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की कहानी आती है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये बोला कि अरे यार ये तो कंसंट्रेट, मतलब कि पूरा का पानी तो सोख ही लिया, अब मैं क्या एब्जॉर्ब करूं, तो इसके पास बच जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्योंकि यूरिन को हमें क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, कंसंट्रेट, तो पानी ऊपर ही सारा सोख लिया गया, उसके बाद बचे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में होते हैं। और ये जो DCT दूर वाला, दूर बैठे बैठे देख रहा होता है सब कुछ, वो दूर बैठे बैठे देख रहा है, भाई कंडीशन देखो, कंडीशन देखो। उसके बाद हम चलाएंगे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा है तब जाकर के हम लोग सोडियम को खींचेंगे, और सोडियम को खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम को खींचने के लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, अगर ADH आपका रिलीज हुआ, अगर आपका ADH रिलीज होता है तो हम बोलेंगे कि आजा, ओ नो 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 नो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन नहीं। अगर आपका एल्डोस्टेरॉन, हाँ एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन अगर आपके ये में रिलीज हो रहा है बॉडी में, तब जाकर के सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा, और वहीं आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH का रिलीज हो रहा है, तब जाकर के आपका हाइड्रोजन नहीं, वाटर को खींचा जाएगा, बोलेगा पानी तू आजा, तू बहुत ज्यादा ही नखड़े दिखा रहा है और तू जा रहा है बाहर, तू बह बह के हद से ज्यादा जा रहा है शरीर के बाहर। और ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं कि पानी जब हद से ज्यादा यूरिन में चला जाए तो उसे कहते हैं डायूरेसिस। डायूरेसिस ये आपका एक बीमारी है, दैट इज अ डायूरेसिस, जो किसके वजह से काज होता है कि आपका हद से ज्यादा पानी जा रहा है शरीर के बाहर, और आपका DCT इसे वापस खींच नहीं रहा है, मतलब कि रिएब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है, दूर बैठे मस्त मगन सो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारी बॉडी रिलीज करती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी कि जाओ और डायूरेसिस को रोको, और रोकने के लिए क्या करेगा, ये वाटर को रिएब्जॉर्ब कर लेता है। कौन कर लेता है, जो दूर बैठे बैठे देख रहा है, कौन, DCT। और DCT के साथ निभाने के लिए कभी कभी आ जाता है आपका CT, दैट इज योर कलेक्टिंग ट्यूब भी। ठीक है, तो हमने इतना ही पढ़ा। ठीक है, और हाँ इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि अगर हद से ज्यादा हम लोग फिल्ट्रेट में सब कुछ ले ही लेंगे तो उसके पास बचेगा क्या, उसका तो पूरा एसिड बेस और आयनिक का बैलेंस ही बिगड़ गया। तो हमने थर्ड
चक्कर चलाया, थर्ड चक्कर में क्या चलाया हमने, सेक्रेशन का चक्कर चलाया, इसका सेक्रेशन। ओके, सेक्रेट, अरे भाई इतना भी मत चूसो उसको, उसमें दे दो कुछ वो H+ आयन, कुछ दे दो K+ आयन और कुछ दे दो अमोनिया आयन, ठीक है, ताकि वो क्या करे, अपना बैलेंस बनाए हुए रहे, आयन का बैलेंस, एसिड का बैलेंस और योर बेस का बैलेंस, ठीक है, इतना ही पढ़ा। और नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। तो लेट अस मूव टू द एनसीईआरटी गाइस। So here comes your topic, that is your functions of the tubule, यानी कि ट्यूब्यूल जितने भी थे आपके उसके फंक्शन क्या क्या है। तो पहला आपका आता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसमें कि पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, दैट इज अ सिंपल। और ऐसा क्यों क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, क्यों, क्योंकि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन नियरली, और रीएब्जॉर्ब किसका किसका होगा, तो दैट इज योर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का, 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का एंड वाटर। तीन चीजों का यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, किसका किसका, पहला तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, दूसरा 70 to 80% ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड थर्ड वन इज योर वाटर। PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ions and ammonia into the filtrate and by absorption of bicarbonate from it। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे absorption हो रहा है किसका, बाइकार्बोनेट का, HCO3 नेगेटिव का, और selective secretion हो रहा है hydrogen ions and your ammonia, hydrogen ions and your ammonia। Okay, then after comes the next tubule, that is your Henle's loop। Henle's loop में क्या होता है, तो reabsorption is minimum in its ascending limb। ascending limb मतलब कौन वाला, that is कि देखिए ये रहा आपका PCT goes like this, दिस इज योर लूप ऑफ हेनले, और फिर ऐसे जब यहाँ से ऊपर चढ़ता है तो ये वाला जो ऊपर चढ़ रहा है, दिस इज योर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो डिसेंड कर रहा है, जो लटक कर रहा है यहाँ से, दैट इज योर ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, DA याद करिएगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं, तो ये जो असेंडिंग लिम्ब वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपका मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्यों, क्योंकि ये जो आपका डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि फिल्ट्रेट यहाँ से पास हो रहा है, PCT से आपका पास होता है, यहाँ से PCT, ओके, लेट मी टेक द ग्रीन कलर। ओके, यहाँ PCT से जब आपका ब्लड पास हो रहा होता है, तो हमें क्या करना है कि वहां जो फिल्ट्रेट आपका 180 लीटर का बन रहा था पर डे, दैट इज कि GFR आपका 125 ml पर मिनट बन रहा था, उसे हमें कंसंट्रेट करना। अब कंसंट्रेट करने के लिए क्या करेंगे, वहां से हम लोग पानी क्या करेंगे, H2O को हटा देंगे। तो H2O जैसे ही वाटर निकालेंगे वो कंसंट्रेट होगा ना, जैसे कि अगर चीनी पानी है, तो अगर चीनी पानी को कंसंट्रेट करना है तो क्या करेंगे, उसका चाशनी बनाएंगे। चाशनी में क्या होगा कि चीनी घुलते जाएगा और पानी उससे भाप बन करके उड़ते जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग GFR से पानी निकालेंगे, और पानी निकालने के लिए सबसे पहले हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो पानी निकालने में। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है आपका लूप ऑफ हेनले का, यहीं पे आपका ये परमिएबल होता है वाटर को लेकर के, मतलब ये वाटर को एंट्री देता है अपने थ्रू से पास होने के लिए, और बोलता है तुम बाहर निकल जाओ मेडुलरी इंटरस्टिशियल में, ठीक है। उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रोलाइट को बाहर नहीं आने देता है, और इसलिए ये इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक वहीं अगर बात करें असेंडिंग लिम्ब में, जहां पे आपका मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, यहाँ पे आपका ये एंट्री देता है केवल इलेक्ट्रोलाइट्स का, और वाटर यहाँ पे इम्परमिएबल होता है, ठीक है। हो सकता है आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो, बट कोई बात नहीं, अभी ब्लैंक स्लाइड लेंगे ना तो वहां पे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर आपका दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव डाउन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ, ओके वही सेम बात, द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू वाटर। किनारे यहाँ पे पॉइंट बना करके लिखते जाइए कि असेंडिंग लिम्ब आपका लूप ऑफ हेनले का क्या है, इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर को एंट्री नहीं देता है, ठीक है। बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो चाहे तो आपका एक्टिवली या फिर पैसिवली वहां से पास होता है। देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड, जैसे ही वो फिल्ट्रेट ऊपर चढ़ता है, इट गेट्स डिल्यूटेड ड्यू टू द पासेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मेडुलरी फ्लूइड। मेडुला पर से नेफ्रॉन, मतलब नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल से होते हैं वो बाहर आ जाता है। बाहर कहाँ आता है, तो दैट इज योर मेडुलरी में, रीजन में, ठीक है। थर्ड ट्यूब्यूल आपका आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT, ओके। यहाँ पे आपका क्या होता है, जैसे कि आपका यूरिन आया असेंडिंग लिम्ब से ऊपर, असेंडिंग लिम्ब में आ गया, अब यहाँ DCT के पोर्शन में पहुंचा, ठीक है, DCT के पोर्शन, ओके। पूरा नेफ्रॉन बनाती हूँ मैं, पूरा नेफ्रॉन यहाँ से,
ये दिस इज योर पीसीटी पास वाला, दिस इज योर लूप ऑफ एनले, डिसेंडिंग लिम्ब, दिस इज योर असेंडिंग लिम्ब, और यहाँ पे आपका डीसीटी। ओके, डीसीटी। तो जैसे ही, और ये रहा आपका कलेक्टिंग डक्ट। ओके, कलेक्टिंग डक्ट। तो जैसे यहाँ पे डीसीटी में आता है, डीसीटी वाले पोर्शन में क्या होता है कि ये पहले चेक करेगा कि जो फिल्ट्रेट आपका आ रहा है वो गाढ़ा हुआ है या फिर नहीं। अगर गाढ़ा नहीं होगा तब जाकर के ये आपका चाहे तो सोडियम रिलीज करेगा और गाढ़ा करने के लिए, ठीक है, या फिर आपका वाटर वहां रिलीज करेगा अगर वो हद से ज्यादा गाढ़ा हुआ है तो, क्योंकि यूरिन को बाहर भी तो आना है शरीर के। अगर वो हद से ज्यादा गाढ़ा रहेगा, बस इलेक्ट्रोलाइट से ही भरा रहेगा और पानी ना के बराबर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो बाहर नहीं आ पाएगा आराम से। अब यहाँ पे क्या होता है आपका डीसीटी में आपका कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट, यानी कि रीएब्जॉर्ब करता है सोडियम को अगर वो हद से ज्यादा गाढ़ा हुआ तो। ओके, और अगर वो हद से ज्यादा आपका पतला है, देन आफ्टर वो क्या करेगा, आपका वाटर को खींच लेगा, ठीक है। तो ये जो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन वो उस समय करता है जब बॉडी में आपका एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो। एल्डोस्टेरॉन रिलीज, ये एनसीईआरटी में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बट कोई नहीं, इसे अभी आप नोट डाउन करिए। और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन उस वक्त करता है जब आपका रिलीज होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच। ये मैंने जो ये पहले ही मैंने आपको अभी बताया था कुछ समय पहले, ठीक है। तब उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके नीचे, दैट इज की कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम हुआ एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। डीसीटी इज आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, और बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, रीअब्जॉर्प्शन आपका डीसीटी में हुआ, लेकिन एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, एब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी में, पीसीटी में स्टार्ट होता है, ठीक है। एंड सेलेक्टिव सेक्रेशन, यहाँ पे सेलेक्टिव सेक्रेशन किसका होता है, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयंस का, हाइड्रोजन एंड योर पोटेशियम आयंस का सेलेक्टिव सेक्रेशन भी होता है। अच्छा, यहीं पे देखिए, मैं अगर पूछूं कि सेलेक्टिव सेक्रेशन आपका पीसीटी में किसका किसका हो रहा था, पीसीटी में आपका सेलेक्टिव सेक्रेशन हो रहा था केवल आपका हाइड्रोजन एंड योर अमोनिया का, हाइड्रोजन एंड योर अमोनिया, ठीक है। पीसीटी में आपका हाइड्रोजन एंड अमोनिया, और डीसीटी में केवल आपका सेलेक्टिव सेक्रेशन होता है हाइड्रोजन एंड पोटेशियम का, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टेब्यूल, दैट इज योर लास्ट वाला पोर्शन, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीएब्सॉर्ब्ड हियर। यहाँ पे पानी का जो बचा खुचा अगर काम रहेगा वो आपका कलेक्टिंग डक्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ सारे नेफ्रॉन्स जो आते हैं वो आपके खुलते हैं, सारे नेफ्रॉन्स, एक नेफ्रॉन यहाँ खुलेगा, दूसरा नेफ्रॉन यहाँ, तो ये पहले चेक करेगा कि अगर इसमें वाटर ज्यादा आ गया है तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करें। फिर टू प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, दिस सेगमेंट अलाउज पासेज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया। यूरिया भी ये क्या करता है, रीएब्जॉर्ब कर लेता है टू मेंटेन द osmolarity. It also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of blood by the selective secretion of H plus K plus ions. और यहाँ पे आपका क्या होता है, H plus और K plus ion का selective secretion देखा जाता है, selective secretion देखा जाता है, ओके। तो ये रहा आपका टिब्यूल्स, यहाँ पे हम लोग डायग्राम समझते हैं, ओके। So this is your what? This is your PCT, पास वाला, that is your proximal convoluted tubule. This is your खुला हुआ PCT and this is your descending limb of loop of Henle, descend कर रहा है. This is your ascending limb of loop of Henle, जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है. And this is your distal convoluted tubule, that is your DCT. Okay, DCT. और ये रहा आपका collecting duct. This is your collecting duct, collecting duct. Okay, this is your collecting duct. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं what is happening here. Okay. तो यहाँ सबसे पहले जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, जो ये आपका एरो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये शो कर रहा है क्या, रीएब्जॉर्प्शन का, रीएब्जॉर्प्शन का। ये जो ऊपर वाला जितना भी ये सारा होगा, न्यूट्रिएंट्स K प्लस H2O NaCl एंड योर बाइकार्बोनेट, ये दिखा रहा है आपका क्या, रीएब्जॉर्प्शन का। और जो इधर एंटर कर रहा है नीचे की तरफ से H प्लस एंड अमोनिया, दिस शोज योर सेक्रेशन पार्ट, कि ये आपका यहाँ पे सेक्रेट होता है, H प्लस और अमोनिया यहाँ पे सेक्रेट हो रहा है, ठीक है। ये दोनों रीएब्जॉर्ब क्या क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब हो रहा है आपका बाइकार्बोनेट, NaCl, H2O, न्यूट्रिएंट्स एंड K प्लस, साथ में आपका H2O, दैट इज की वाटर। अब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप में ऑफ एनले क्या होता है, परमिएबल टू वाटर, केवल मुझे पानी निकालना है, मुझे कोई मतलब नहीं है
कि ये यूरिन के पास और क्या क्या है, ठीक है। मुझे क्या करना है कि फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करना है, तो मैं केवल वाटर को वहां से निकाल दूंगा, ऐसा बोलता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब वही इसके अपोजिट आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले करता है, दैट इज कि यहाँ से बस इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकलेंगे, पानी यहाँ बाहर नहीं आ पाता, यहाँ पानी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डीसीटी, और डीसीटी में क्या होता है, तो डीसीटी आपका करता है बचा खुचा जो काम, दैट इज अ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, दैट इज अ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे होता है कंडीशन देख करके ये रीअब्जॉर्ब करेगा कि अगर वो यूरिन गाढ़ा रहा या फिर पतला रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रीअब्जॉर्ब होता है NaCl, वाटर एंड योर बाइकार्बोनेट आयन। उसके साथ ही यहाँ पे सेलेक्टिव सेक्रेशन होता है पोटेशियम एंड H+ आयंस का, पोटेशियम एंड H+ आयंस का। लास्ट में आता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था। अब आते हैं हम लोग अपने ब्लैंक स्लाइड में, ओके। और आए अपने घर में, दैट इज की ब्लैंक स्लाइड में हाथ से लिख लिख के कितना अच्छा याद होता है, ओके। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि वहां आपका पीसीटी था, दैट इज पास वाला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, पीसीटी। ये आपका ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट था। दिस इज अ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, दिस इज अ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। अच्छा रुके रुके रुके, दिस इज अ डिसेंडिंग लिम्ब, ये यहाँ पे मोटा होता है, देन आफ्टर ये पतला हो जाता है। देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम में पतला होगा, पतला यहाँ पे पूरा पतला हो जाता है, यहाँ पतला से फिर क्या होता है, ये मोटा होने लग जाता है, मोटा होने लग जाता है। असेंडिंग मतलब क्या होता है, असेंडिंग मतलब कि छोटा से आपका बड़ा, दैट इज की 1 2 देन आफ्टर 3, वैसे ही यहाँ पे पतला से क्या होगा, मोटा होगा, ठीक है। अब याद रहेगा पतला से मोटा। तो ये जो आपका थिन वाला, थिन पर से मोटा होते जाता है, ये पोर्शन आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज योर यहाँ पे दूर वाला, दैट इज अ ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एंड दिस इज अ कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज अ कलेक्टिंग डक्ट। तो हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था कि यहाँ पे क्या क्या का सिक्रेशन होता है या फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ये हमें बताइए। तो मैं बताती हूँ कि सबसे पहले पीसीटी की बात करें तो पीसीटी में आपका 70 to 80% आपका सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे आपका मेन जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, फिर वाटर हो गया जितना, वो सारा यहीं पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये फिल्ट्रेट को कंसंट्रेशन करने वाला बीड़ा उठाया, ठीक है। तो ये सबसे पहले सब ये करेगा, ठीक है, तीनों चीजों को ये एब्जॉर्ब करेगा। साथ ही में किसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, दैट इज योर बाइकार्बोनेट का भी एब्जॉर्प्शन यहीं पे स्टार्ट हो जाता है, दैट इज योर की। अगर हम लोग बात करें पीसीटी की, तो पीसीटी में क्या क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। देन आफ्टर मेन न्यूट्रिएंट्स, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए वो, उसके बाद फिर आपका वाटर, देन आफ्टर आपका बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन। और वही बात करें सिक्रेशन किसका होता है, सिक्रेशन हो जाता है आपका योर H+ एंड योर अमोनिया, अमोनिया आयंस, ठीक है, H+ एंड अमोनिया आयंस, केवल दो चीजों का यहाँ पे सिक्रेशन होता है। अब आते हैं हम लोग नीचे, दैट इज की डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, तो हमें पता है कि ये केवल किसे परमिशन देता है बाहर निकलने की, केवल परमिशन देता है ओनली वाटर को, कि पानी तू बाहर जा, पानी तू बाहर जा, मुझे यूरिन को क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, तो अभी पानी की जरूरत नहीं है, तू बाहर जा मेडुला में, ठीक है, तू शरीर में वापस चला जा, और मुझे केवल पास करना है किडनी से किसे, यूरिन को, ठीक है। तो ये कंसंट्रेट करने में लगा रहेगा, और यहाँ पर आते आते बहुत हद तक पानी निकल भी जाता है। तो ये असेंडिंग लिम्ब क्या करता है, असेंडिंग लिम्ब आपका करता है, असेंडिंग लिम्ब में आपका मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, मतलब सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है। और यहाँ पे क्या एब्जॉर्ब होगा, बचा खुचा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए वो, ठीक है, बचा खुचा इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए वो, ठीक है, ताकि यूरिन जो है और गाढ़ा हो। और यहाँ पर जब असेंडिंग लिम्ब से होते हुए ये पहुंचता है आपका डीसीटी, दैट इज दूर वाला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो वहां पे क्या होता है, डीसीटी में आपका होता है, डीसीटी में आपका रीअब्जॉर्ब हो जाता है कुछ हद तक। तो यहाँ पहली बात कि डीसीटी में आपका कंडीशन देख करके रीअब्जॉर्प्शन होता है, दैट इज अ कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे अकर होता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन।
कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, और कंडीशन देख करके कि अगर यूरिन में आपका सोडियम ज्यादा है तो सोडियम ये रिलीज करेगा बॉडी आपका एल्डोस्टेरन और फिर बोलेगा कि चलो सोडियम को निकालो बाहर, तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं अगर वाटर ज्यादा है यूरिन में, वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं हो पाया है, तो क्या करेगा बॉडी हमारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज करेगा, और जिसके वजह से क्या होगा, वाटर खींच लिया जाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो डीसीटी में केवल इतना ही होता है। और वहीं अगर बात करें सेक्रेशन क्या क्या करता है यहाँ डीसीटी, तो सेक्रेट आपका करता है 3 चीजें, दैट इज H+, K+ एंड अमोनिया, NH3, अमोनिया आयंस। 3 चीजें ये सेक्रेट करता है, 3 चीजें ये सेक्रेट करता है। ठीक है, कौन कौन सा, H+, K+ एंड योर अमोनिया, H+, K+ एंड अमोनिया। फिर से हम लोग देखते हैं कि पीसीटी क्या सेक्रेट करता है, केवल H+ और केवल अमोनिया, H+ और केवल अमोनिया। लेकिन आपका डीसीटी क्या सेक्रेट करता है, H+, K+ प्लस योर अमोनिया। अब आते हैं हम लोग कलेक्टिंग डक्ट की और, ये रहा आपका कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है कि यूरिन यहाँ जैसे आता है, फिल्ट्रेट आपका जैसे आता है, तो ये पहले चेक करेगा कि पानी ज्यादा तो नहीं, तो उसके बाद ये पानी को बाहर फेंकना स्टार्ट करेगा, और पानी के साथ ये आपका सेक्रेट करता है। ओके, कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट में किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा आपका वाटर का, कि वाटर को अंदर लो शरीर में, हद से ज्यादा पानी आ गया, और सेलेक्टिव सेक्रेशन होगा आपका H+ एंड योर K+, जस्ट H+ एंड K+, जस्ट H+ एंड K+। ठीक है, सेलेक्टिव सेक्रेशन होता है केवल हाइड्रोजन आयंस का और फिर K+, और ये सेक्रेट करके क्या करता है, सेक्रेट करके आपका मेंटेन करता है आयोनिक बैलेंस इन योर बॉडी। Okay, then after pH of the blood and then after आपका सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन योर ब्लड। ओके, तो इतना ही था आपका फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल। उसके बाद का टॉपिक आता है आपका ये आ गए हम लोग देखिए मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट यानी कि जीएफआर को कैसे आप कंसंट्रेशन उसका बढ़ाया जाए, ऑस्मोलैरिटी कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो मैमल्स की बात करें तो मैमल्स हैव द एबिलिटी to produce a concentrated urine. The Henle's loop and vasa recta play a significant role in this. इसमें किसका किसका रोल होता है, Henle's loop का and your vasa recta. Vasa recta क्या था, तो that is your minute vessel जो कि आपका U shape था, we have read, okay, जो कि आपको proximity में रहता है किसके, Henle's loop के। The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite directions, क्योंकि इसमें opposite direction में flow हो रहा होता है, यानी कि ये रहा आपको मान लीजिए vasa recta, तो blood इसमें इधर से होता है and this goes like that, okay। ये आता इधर से है एंड जाता इस तरफ है। वासा रेक्टा की बात करें तो वासा रेक्टा यानी कि इसका ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब हो गया वासा रेक्टा का, एंड दिस इज योर असेंडिंग लिम्ब ऑफ योर वासा रेक्टा। वहीं हेनलेस लूप की बात करें तो हेनलेस लूप गोज लाइक दिस, इधर से ब्लड आता है एंड इट गोज लाइक दैट, दैट इज कि ये रहा आपका क्या, डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज योर असेंडिंग लिम्ब, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों में ब्लड का फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, तो इसी के वजह से क्या जनरेट होता है, इसी की वजह से आपको काउंटर करंट वहां पे जनरेट होता है, एक करंट, यानी कि अगर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो वहां पे काउंटर मतलब कि एक दूसरे के विरोधी करंट जनरेट होता है। अब नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज also in a counter current pattern. The proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them help in maintaining the increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium, that is ये आपका बढ़ा देता है osmolarity को कहाँ पे, inner medullary interstitium में। inner medullary interstitium यानी कि आपका medulla region का जो पोर्शन होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, फ्रॉम, और ये आपका बढ़ाता है ऑस्मोलारिटी को 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से बढ़ा करके क्या कर देता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द इनर मेडुला। दिस ग्रेडियंट इज मेनली काउज्ड बाय NaCl एंड योर यूरिया। तो ये बेसिकली आपका किसके वजह से ग्रेडियंट ये फॉर्मेशन होता है, दैट इज योर NaCl एंड योर यूरिया। ठीक है, इन दोनों के वजह से। अब नेक्स्ट आता है कि ट्रांसपोर्टिंग बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ Henle's loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta. NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta. Similarly, small amounts of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. यहाँ से जो आपका पोर्शन हुआ, ठीक है, देखिए ये वाला
ओके NaCl से लेकर के उठा पठा के आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक, ये वाला पोर्शन मैं आपको ब्लैंक स्लाइड में अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ बस पढ़ देने से वो समझ नहीं आने वाला। और यही तो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ये इसका बैकबोन है, यानी कि दिस इज द थिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट, द अबव डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलीज लूप एंड वासर एक्टा इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसे ही हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं। दिस मैकेनिज्म हेल्प्स टू मेंटेन ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये रहा आपका वासर एक्टा नेफ्रॉन, इसे मैं देखूंगी डायग्राम में बाद में। आप देखिए, इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम presence of such interstitial gradient helps in an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate, यानी कि यूरिन इसी तरीके से आपका concentrate होता है। Human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the initial filtrate formed। अब याद करिए कि इनिशियल फिल्ट्रेट कितना फॉर्म हुआ था, दैट इज कि 125 ml पर मिनट आपका फॉर्म हुआ था ना, GFR, उसी का बात हो रहा है। दैट इज कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट आपका 125 ml पर मिनट। ओके, और अगर एक दिन में कितना हुआ था, 180 लीटर पर डे हुआ था। ठीक है, पर डे, जो कि आपका 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, दैट इज कितना हुआ, 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, 1.5 लीटर पर डे। एक दिन में हम लोग बस इतना ही यूरिन बाहर आता हमारे शरीर से। ठीक है, तो ये कितना गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, ये आपका कॉन्सेंट्रेट हुआ 4 गुना। ठीक है, 4 गुना। अब आते हम लोग अपने ब्लैंक स्लाइड में और समझते हैं। उससे पहले हम लोग डायग्राम देखें जरा। ओके, तो डायग्राम की बात करें तो ये रहा आपका वासा रेक्टा, दिस इज योर वासा रेक्टा, मिनट वेसल जो कि यू शेप्ड है, एंड दिस इज योर नेफ्रॉन, जो कि आपका लूप ऑफ हेनले बेसिकली शो कर रहा है। ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हुआ, और ये आपका असेंडिंग लिम्ब हुआ। ठीक है, दिस इज योर असेंडिंग लिम्ब, दिस इज योर डिसेंडिंग लिम्ब। वासा रेक्टा की बात करें तो दिस इज योर असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा एंड दिस इज योर डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, अब समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहता है कि ये आपका दोनों अपोजिट में रहता है। यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब इस साइड है, तो डिसेंडिंग लिम्ब आपका वासा रेक्टा का इस साइड है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका काउंटर करंट का जनरेशन होता है। अब देखिए, आपका जो यहाँ पे डायग्राम को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ये रहा आपका कॉर्टेक्स रीजन, दिस पोर्शन जो कि आपका ऐसे जा रहा है, और ये सेक्शन रहा आपका आउटर मेडुला, दिस इज योर इनर मेडुला। तो इनर मेडुला में आपका ऑस्मोलैरिटी बढ़ रहा है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। कितना से आपका 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर 600 में बढ़ता है, 600 से फिर ये 900 फर्दर आपका 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर में बढ़ जाता है। तो इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि 3 into 4, 3 चौके 12, यानी कि 4 गुना कॉन्सेंट्रेटेड हुआ ना यूरिन। ऑस्मोलैरिटी देखिए तो 3 चौके 12। ओके, उसके बाद देखिए आप लोग डायग्राम यहाँ तक समझ में आ गया। उसके आगे हम लोग देखते हैं डायग्राम में और क्या क्या दिखा रहा है। दिस इज योर आफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि आपका आ रहा है ग्लोमेरुलस के पास, दिस इज योर इफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि लेकर के जा रहा है ब्लड को बाहर। ये रहा आपका बोमेंस कैप्सूल, दिस इज योर ग्लोमेरुलस। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये होता है ना कि यहाँ जो हमने ब्लड फिल्ट्रेट लेकर के आ रहे थे, तो यहाँ पर जो आपका असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले आपका NaCl कैरी कर रहा था, वो NaCl यहाँ से असेंडिंग लिम्ब से बाहर निकल जाता है। असेंडिंग लिम्ब से बाहर निकलने के बाद ये इंटर कर जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा में इंटर करता है, और यहाँ से वो फर्दर जाता है इस तरीके से असेंडिंग लिम्ब की ओर। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब की ओर। तो यहाँ से फ्लो समझ में आया आपको कि जैसे कि यहाँ पे फ्लो ऐसे हुआ, फ्लो यहाँ से NaCl बाहर आया, NaCl केम आउट फ्रॉम द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और फिर ये इंटर कर जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ वासा रेक्टा में इंटर कर जाता है। फिर उसके बाद ये यहाँ से मूव करते करते दिस गोज लाइक इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाता है कहाँ, आपका मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में। मेडुलरी इंटरस्टिशियल प्लेस क्या होता है, या फिर रीजन क्या होता है? तो ये आपका रीजन होता है कि मेडुला वाला रीजन, जो कि आपका वासा रेक्टा के बाहर वाला पोर्शन हो गया, एंड आपका हेनलेज लूप के बाहर वाला पोर्शन हो गया, जितना भी, उसे हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल मेडुलरी रीजन। ओके,
तो वहां पे बाहर आ जाता है। अब NaCl के बाहर आ जाने से क्या हो जाता है, NaCl के बाहर आ जाने से हो जाता है ये कि जैसे कि हम लोग एक कटोरी में नमक रखते हैं, ठीक है, घर में बाहर रखते हैं, अगर वो ज्यादा देर तक उसको छोड़ देते हैं यूं ही अनकवर्ड, तो क्या हो जाता है, उसमें से पानी आने लगता है ना, पानी में वो कन्वर्ट होने लग जाता है, मॉइस्चर उसमें आकर के बाइंड कर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे ही NaCl यहाँ पे इंटरस्टिशियल रीजन में आता है, यहाँ से जैसे ही इंटरस्टिशियल में आ जाता है, तो ये होता है कि आपका जो डिसेंडिंग लिम्ब था, जहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो कि आपका परमिएबल होता है वाटर से, वहां से भर भर के वाटर बाहर जाने लगता है, बाहर इंटरस्टिशियल में, यानी कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा होता है। तो यही तो हमें करना था। क्यों करना था? ताकि यूरिन आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो सके, उसका ऑस्मोलारिटी इंक्रीज हो सके, ठीक है। तो ये हुआ पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप में ये होता है कि जो आपका, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ये जो ग्रेडियंट होता है वो आपका किसके वजह से क्रिएट होता है, एक तो आपका NaCl और दूसरा आपका यूरिया। अब ये यूरिया कहाँ से आएगा? तो यूरिया आता है आपका यहाँ, ये रहा आपका कलेक्टिंग डक्ट। ओके, कलेक्टिंग डक्ट में जैसे ही यूरिया जाता है, तो यहाँ से यूरिया सारा भर भर के निकल आता है बाहर, और ये आपका जब बाहर आता है तो ये फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में घुस जाता है, और ये असेंडिंग लिम्ब वापस से इसे कलेक्टिंग डक्ट में दे देता है, ठीक है। तो वो ये रहा है कि इसका यूरिया का फ्लो कुछ इस तरीके से हो रहा, यहाँ से यूरिया निकला, असेंडिंग लिम्ब में घुसा, वहां से होते फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में, यहाँ से निकला, यहाँ से घुसा, दिस। तो इससे क्या फायदा हुआ? तो इससे आपका फायदा होता है कि यूरिया जो आपका इंटरस्टिशियल मेडुलरी रीजन में इंक्रीज हो जाता है, और फिर उसके बाद फिर ऑस्मोलारिटी आपका फिल्ट्रेट का बढ़ जाता है, यानी कि यूरिन का फिल्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो और भी कंसंट्रेटेड वे में कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने ब्लैंक स्लाइड में। ओके